Hello students, today in this lecture we are going to continue with vectors and we are going to study triangle law of vectors as well as parallelogram law of vectors. Okay. First of all, triangle law of vectors. याद रखें बेटा, जितने भी लॉज होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी स्टेटमेंट लर्न करके वर्ड बाय वर्ड लिखी जाती है. अपनी लैंग्वेज में कभी लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट या तो मिस हो जाएगा या कुछ बिना मतलब की चीज ऐड हो जाएगी, उसका मतलब ही कुछ और निकलेगा. बात समझ आ गई? क्लियर? तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. मैं स्टेटमेंट बोर्ड पे दे रहा हूं, कॉपी कर लें. अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order according to triangle of vectors. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude and direction then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. Got it? कॉपी कर लें, कॉपी कर लें. सबसे इंपॉर्टेंट है represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. जल्दी से कॉपी करें, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं. ये टर्म्स जो भी लिखी हुई हैं क्या है और कैसे यूज करना है. यस सर, डन. अब ध्यान से देखिए.
let us suppose say we are talking about the triangle EFG, and in this triangle we are having the three sides. The side FG, let us suppose it represents vector A. Got it? The side GE, it represents say vector B. Got it? Okay. अब बेटा बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। बेटा देखिए, वेक्टर ए का टेल, वेक्टर ए is written as vector FG. So the point F is the tail of the vector, G is the head of the vector. Got that? Okay. अब बेटा देखिए, टर्म था रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का मतलब क्या है, क्या होता है, वो बता रहा हूं। अब देखिए बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर साइड FG से हमने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ FG से रिप्रेजेंट हुआ है। मैग्नीट्यूड की बात समझ आ गई? क्लियर? और जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम F to G. गॉट इट? ओके। जब हम ये लिखते हैं कि वेक्टर ए इज रिटन एज से वेक्टर FG, तो हम बोलते हैं कि वेक्टर ए को हमने रिप्रेजेंट किया बाय द साइड FG इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. गॉट इट? तो मतलब बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इट इज सिंपली इक्वल्स टू द लेंथ FG. गॉट इट? और जो डायरेक्शन है हमेशा सिखाया था टेल टू हेड होता है, तो F इज द टेल एंड G इज द हेड. तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या मतलब है समझ आ गया? क्लियर? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से वेक्टर बी को हमने रिप्रेजेंट किया है बाय द साइड GE ऑफ द ट्राइंगल. तो क्या लिखेंगे? वेक्टर बी इज रिटन एज से GE वेक्टर. गॉट इट? जब हमने ये लिख दिया तो हम बोल रहे हैं कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ GE. ओके? एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम G to E, that is from tail to head. The magnitude of vector B is written as say the length GE. Got it? अब दूसरी बात, बोला गया था कि बेटा जिन वेक्टर्स या जो वेक्टर्स दो साइड से रिप्रेजेंट होंगे इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दोस टू साइड्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर. अब बेटा सेम ऑर्डर में कब मानी जाती हैं साइड्स, या सेम ऑर्डर में वेक्टर्स कब माने जाते हैं? अब ध्यान से देखिए. सिंस वेक्टर ए दिखाई दे रहा है, वेक्टर ए का हेड आपको G पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, वेक्टर बी दिखाई दे रहा है, वेक्टर बी का जो टेल है वो पॉइंट G है. क्लियर? तो बेटा जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करे तो बेटा दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में माने जाते हैं. क्लियर हो गई ये बात? एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करे तो दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में माने जाते हैं, या वो वाली साइड्स जिनसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है वो सेम ऑर्डर में मानी जाती है. सेम ऑर्डर समझ आ गया? सेम ऑर्डर में याद रखना एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल. जैसे वेक्टर ए का हेड पॉइंट G है, वेक्टर बी का टेल पॉइंट G है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब G पॉइंट कॉमन है, तो बोलेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन द सेम ऑर्डर. पल्ले पड़ गई बात? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ओके आर इन सेम ऑर्डर. गॉट इट? और से वेक्टर FG एंड वेक्टर GE are in same order. समझ आ गई बात? ओके? क्लियर? कॉपी कर लें साथ में. ये जो एक्सप्लेनेशन है हैश में कॉपी करें.
हैश डाल के कॉपी करें। पहले समझा रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो बेटा ट्राइंगल में 3 साइड्स है, 3 साइड में से 2 साइड सेम ऑर्डर में है। जो साइड सेम ऑर्डर में है वो 2 गिवन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बेटा ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है, दैट साइड, द थर्ड साइड, it will represent the resultant vector. Resultant vector, resultant किसका? of the 2 given vectors. ठीक है? अब रिप्रेजेंटेशन ये भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में होगा। इंपॉर्टेंट कि बेटा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। अब ये ऑपोजिट ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज से साइड एफ ई से हमने वेक्टर आर को रिप्रेजेंट किया। क्लियर? ओके, नाउ आई एम सेइंग दैट वेक्टर आर इज रिटन एज से एफ ई वेक्टर। गॉट इट? तो मतलब बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इट विल बी इक्वल्स टू एफ ई। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। वेक्टर आर का जो टेल है दैट इज द पॉइंट एफ, और वेक्टर आर का जो हेड है दैट इज द पॉइंट ई। गॉट इट? अब वेक्टर आर और वेक्टर ए को देखिए। वेक्टर आर और वेक्टर ए को जब आप देख रहे हैं तो टेल कॉन्साइड कर रहा है, एफ पॉइंट इज कॉमन। वेक्टर आर और वेक्टर बी को देखिए तो हेड कॉन्साइड कर रहा है, मतलब द पॉइंट ई इज कॉमन। क्लियर? तो बेटा जब वेक्टर का टेल मतलब एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का टेल, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का हेड जब कॉन्साइड करे, ठीक है, तो वेक्टर्स बोले जाएंगे ऑपोजिट ऑर्डर में। समझ आ गई बात? सेम ऑर्डर में कौन से होते हैं? हेड और टेल जिनका कॉन्साइड करता है वो सेम ऑर्डर में होते हैं। जहां या जिन 2 वेक्टर्स का टेल कॉन्साइड करे या फिर हेड कॉन्साइड करे, ठीक है, वो वाले वेक्टर्स हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ध्यान से देखिए, वेक्टर आर और वेक्टर बी ऑपोजिट ऑर्डर में, वेक्टर आर और वेक्टर ए ऑपोजिट ऑर्डर में। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई बात? सो वेक्टर आर इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। ओके, अब बेटा लॉ की स्टेटमेंट क्या है? लॉ की स्टेटमेंट है कि बेटा जो वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, ठीक है, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स विच आर इन द सेम ऑर्डर। बस ये छोटी सी बात है। समझ आ गई बात? क्लियर? अब बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया। फिगर ये वाला कॉपी करें, ये डाटा साथ में कॉपी करें। ट्राइंगल लॉ मैथमेटिकली लिखना कैसे है वो सिखा रहा हूं। इसको कॉपी करें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हैश में साइड पे कॉपी कर ले। जब ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट आए एग्जाम्स में, और आएगी, पक्का आएगी, 5 मार्क्स में आएगा। स्टेटमेंट आता है और रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना आता है, ठीक है? तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग था, इसे साइड पे कहीं कॉपी कर लें। ओके, मेन फिगर ये हो गया, ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैथमेटिकली वी कैन से कि वेक्टर आर is in the opposite order. Vector A and vector B are in the same order. So vector R is the resultant of vector A and vector B. Got it? Vector R is said to be the resultant of vector A and vector B. बस ये छोटी सी बात। तो स्टूडेंट्स ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने लिखी है ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर है? गॉट इट? ओके, जल्दी से कॉपी कर ले। डन। अब एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूं। ये इलस्ट्रेशन है हाउ टू यूज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये कैसे बताएं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स को यूज करके कि बेटा 3 वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है और किन वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए,
ये इलस्ट्रेशन है। लेट अस सपोज से EFG ट्राइंगल है EFG, और इस ट्राइंगल EFG में साइड FG it represents vector A in magnitude and direction. The side GE it represents vector B in magnitude and direction, and side EF it represents a vector C in magnitude and direction. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमें ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। जैसे अभी लिखा था ना हमने, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो वेक्टर R वाज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। बिल्कुल ठीक इस तरीके से। किस वेक्टर को रिजल्टेंट बोलेंगे, किन वेक्टर्स का रिजल्टेंट बोलेंगे। अब इस इलस्ट्रेशन में ध्यान से देखिए आप, इस इलस्ट्रेशन में ध्यान से देखिए, जब इस इलस्ट्रेशन में आप वेक्टर A को देखते हैं, वेक्टर B को देखते हैं, तो नो डाउट वेक्टर A और वेक्टर B का हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है। बात समझ आ गई। हमेशा पेयर से वेक्टर्स को देखा जाता है। जब आप वेक्टर B और वेक्टर C को देख रहे हैं, तो यहां पर वेक्टर C का टेल और वेक्टर B का हेड कोइंसाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप वेक्टर C और वेक्टर A को देख रहे हैं, तो वेक्टर C का हेड और वेक्टर A का टेल कोइंसाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, जब हेड और टेल कोइंसाइड करता है तो वेक्टर्स तो हमेशा सेम ऑर्डर में होते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये हो गया कि वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C, ऑल द थ्री वेक्टर्स दे आर इन द सेम ऑर्डर। पहली बात समझ आ गई, पहली बात समझ आ गई। ओके, तो गिवन सिचुएशन में पहली इंपॉर्टेंट बात क्या समझ आ रही है कि वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर इन सेम ऑर्डर। ओके, पहली बात तो ये समझ आ गई। अब हमें तो ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है, तो स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। ऐसा मॉडिफिकेशन करना होगा कि वो मॉडिफिकेशन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स की स्टेटमेंट में फिट हो जाए। चलिए करते हैं मॉडिफिकेशन। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात तो समझ आ गई। अब एक काम करते हैं, पेरेंट फिगर दिखाई दे रही है। अब इस पेरेंट फिगर में हम क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर C का नेगेटिव ले रहे हैं। वेक्टर C का नेगेटिव वेक्टर। जब बेटा वेक्टर्स के बेसिक्स कराए थे तो नेगेटिव वेक्टर लेना सिखाया था। सिर्फ वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट करना होता है। क्लियर? तो बेटा अब मैं वेक्टर C का नेगेटिव ले रहा हूं। अब देखिए, जब हम वेक्टर C का नेगेटिव लेते हैं तो पेरेंट फिगर में क्या मॉडिफिकेशन होगा। लेट अस सपोज से ये E था, ये F है और ये G। हमने सिर्फ वेक्टर C का नेगेटिव लेना है, तो इसका मतलब वेक्टर A और वेक्टर B, इनको तो हाथ भी नहीं लगाया। इनको हाथ नहीं लगाया तो वो जैसे हैं, जहां हैं वहीं पर रहेंगे। अब बेटा जब वेक्टर C का नेगेटिव ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। वेक्टर C आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। वेक्टर C का रोटेशन करते हैं 180 डिग्री से, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दिया, तो ये हो गया जी आपका नेगेटिव वेक्टर C। बात समझ आई? ओके। अब बेटा ये वाली फिगर और ये वाली फिगर दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्योंकि ये तो हमने मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि हमें तो ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट लिखनी थी। समझ आ रही है बात? अब ध्यान से देखें दोबारा। अब बेटा देखिए, वेक्टर A और वेक्टर B को देखिए। वेक्टर A का हेड और वेक्टर B का टेल कोइंसाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जब वेक्टर B और नेगेटिव और वेक्टर C को देखते हैं, नेगेटिव वेक्टर C को देखते हैं, तो दोनों का हेड कोइंसाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब आप नेगेटिव वेक्टर C और वेक्टर A को देखते हैं, तो यहां पर दोनों वेक्टर्स का टेल कोइंसाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, जिन वेक्टर्स का हेड और टेल कोइंसाइड करे वो तो हो गए सेम ऑर्डर में।
और जिन वेक्टर्स का हेड और हेड या फिर टेल और टेल कॉन्साइड करे वो वाले वेक्टर्स ऑपोजिट ऑर्डर में। तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि नेगेटिव वेक्टर सी इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन द सेम ऑर्डर। समझ आ गई बात? तो बेटा जो वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में होता है वो रिजल्टेंट होता है बाकी दोनों वेक्टर्स का जो कि सेम ऑर्डर में थे। तो ट्रायंगल लॉ कैसे लिखेंगे? यूजिंग ट्रायंगल लॉ, नेगेटिव वेक्टर सी इज रिटन एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये बात समझ आ गई? सो वी आर कॉलिंग दिस नेगेटिव वेक्टर सी एज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बात समझ आ गई? इतना छोटा सा काम क्लियर हो गया? होप सो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं इसको, ये तो स्टेटमेंट हो गया ट्रायंगल लॉ का। अब मैं एक काम करता हूं, एक स्टेप आगे करता हूं। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज रिटन एज 0। वेक्टर सी को उधर ले जाए, वेक्टर सी को उधर लेके जाएंगे तो यहां पर नेगेटिव वेक्टर सी था, उधर जाएगा प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। तो क्या आ गया? आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी 0। एक काम करते हैं, मैं क्रॉस वर्ड थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या समझ आया? यहां से यह समझ आ गया कि बेटा इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज 0। हो गया? दिखाई दे रहा? तो स्टूडेंट्स, यहां से हम एक इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड करते हैं कि ट्रायंगल लॉ में या कोई भी तीन वेक्टर्स अगर ट्रायंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंटेड हैं और तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं तो बेटा उनका रिजल्टेंट आता है 0। पल्ले पड़ गई बात? वो समझ आई ये बात? कॉपी करें इसको। सो क्या कंक्लूड कर रहे हैं? मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहली बात समझ आ गई थी। ओके, दूसरी बात, तो जो दूसरी बात है उसको लिख रहा हूं। वी कंक्लूड that if the three vectors are represented in magnitude and direction by the sides of the triangle taken in the same order, then their resultant is 0। पल्ले पड़ी ये बात? अब जैसे मैंने इस इलस्ट्रेशन में वेक्टर सी का नेगेटिव लिया है, आप ले तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव सकते थे और वेक्टर इक्वेशन लिख सकते थे। पल्ले पड़ी बात? पता लगा ट्रायंगल लॉ क्या होता है, यूज कैसे किया जाएगा? ऐसे किया जाएगा। क्लियर? कॉपी कर ले। डन। इसके बाद फ्रेंड्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब ध्यान से देखना पैरेललोग्राम लॉ।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ की पहले स्टेटमेंट दे रहा हूं, कॉपी करना, ठीक है। फिर वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, if the two vectors are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of the parallelogram। ध्यान से देखें, according to parallelogram law of vectors, if two vectors are represented in magnitude and direction by the adjacent sides, represented in magnitude and direction, important है, by the adjacent sides of the parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction क्या लिखा बेटा? Then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal between them। Got it? पैरेललोग्राम लॉ में कोई सेम ऑर्डर या ऑपोजिट ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं है। क्लियर? पैरेललोग्राम लॉ में बेटा एडजेसेंट साइड्स से जब आप दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कराओगे इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो बेटा उन दो साइड्स के बीच का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल गिवन वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बात समझ आ गई? पहले तो ये फिगर कॉपी कर लो, सॉरी ये स्टेटमेंट कॉपी कर लो जल्दी से। डन? अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, फिगर थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। लेट अस सपोज दैट अस से E, से F, से G एंड से H। गॉट इट? अब बेटा इस पैरेललोग्राम में साइड EF और साइड EH, बेटा ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई। अब मान लेते हैं कि बेटा जो साइड EF है वो वेक्टर A को रिप्रेजेंट करती है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ EF, और वेक्टर A का जो डायरेक्शन है इट इज फ्रॉम E टू F। गॉट इट? तो मतलब वेक्टर A इज रिटन एज से EF वेक्टर। गॉट इट? तो मतलब बेटा वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड हो गया दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ EF। गॉट इट?
ओके, अब ध्यान से देखिए, वेक्टर ए का टेल हो गया पॉइंट ई, वेक्टर ए का हेड हो गया पॉइंट एफ। क्लियर? यहां पे वैसे टेल और हेड का कोई चक्कर नहीं। अब बेटा ये वाली साइड, let us suppose a side EH, it represents vector B in magnitude and direction. Clear? तो बेटा ये जो स्टेटमेंट हमने बोली है कि वेक्टर B is represented by the side EH in magnitude and direction, मैथमेटिकली इसको लिखना कैसे है? क्लियर? देखिए, लिखेंगे वेक्टर B is written as से EH वेक्टर। तो जब आपने ये लिख दिया ना, तो इसका मतलब हो गया कि वेक्टर B is represented by the side EH of the parallelogram. Got it? Or the magnitude of vector B, it will be equal to the length EH. सिंपल सी बात समझ आ गई? Got it? तो बेटा पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट, these two are the given vectors, vector A और vector B given vectors हैं। Vector A और vector B, they are represented by the adjacent sides of the parallelogram in magnitude and direction। तो बेटा इन दोनों साइड्स के बीच में जो डायगोनल होगा, इन दोनों साइड्स के बीच में जो डायगोनल है, वो डायगोनल बेटा दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, जो डायगोनल है वो गिवन वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बात समझ आ गई? क्लियर? तो बोलेंगे कि वेक्टर आर इज रिटन एज से ई जी वेक्टर, और द मैग्नीट्यूड वेक्टर आर इज रिटन एज से ई जी। गॉट इट? तो ये हो गया फिगर। फिगर में जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको मैथमेटिकली लिखा है। अब बेटा स्टेटमेंट, वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लिखे कैसे? वेक्टर इक्वेशन मैंने आपको लिखनी सिखाई है। सो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, कैसे रीड करना था? कैसे रीड करना है? वेक्टर आर इक्वल टू को रीड करते हैं इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, क्रॉस को बोलते हैं एंड वेक्टर बी। बात समझ आई? समझ आ गई बात? तो बेटा ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? तो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको पार्ट्स में करते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट और पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट समझाया है। टेक्निकल टर्म्स जितनी भी इन्वॉल्व थी वो सारी समझाई है। मैथमेटिकली कैसे लिखना है वो समझा दिया है। याद होगा आपको, जब मैंने वेक्टर्स को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था बेटा एक लैंग्वेज है, एक सीक्वेंस होता है वर्ड्स का, आपने वो यूज करना होता है। गॉट इट? तो एक काम करें, पहले थोड़ा सा रिवाइज करें, जितना आप कर चुके हैं पहले ऐसा करें। जो बेसिक्स किए थे ना पहले 2 लेक्चर्स में, बस उनको रिवाइज कर लें क्योंकि वही यूज होने वाले। ठीक है? ओके? और एक बारी स्टेटमेंट्स को लर्न कर लें। तो आज सिर्फ इतना करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके।